नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। पीओके में बीते कई दिनों से हालात बेहद खराब हैं, माहौल बहुत तनावपूर्ण है। वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और आर्मी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। पीओके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। पीओके से नरसंहार की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन दुनिया ने अपने मुंह पर खामोशी की चादर ढक रखी है, क्योंकि दुनिया को पीओके में मानवाधिकार संकट नहीं दिखता है, जबकि भारत के कश्मीर में कुछ समय पहले तक मानवाधिकार संकट नजर आता था। वहीं दूसरी खबर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात होगी, जहां 15 साल की लड़की को उसके पति के साथ रहने की इजाजत देने का फैसला दिया गया है, यानी पाकिस्तान शरिया से चलेगा। दूसरी ओर भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान की जमकर धज्जी उड़ाई, यानी कि मानवाधिकार पर ज्ञान दे रहे आतंकिस्तान के भारत ने पोल खोल दी और पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज नापाक में पाकिस्तान की असली कहानी। पाकिस्तान पीओके पर सालों से कब्जा जमाए बैठा हुआ है, लेकिन उसे आजाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान की वो टेरिटरी जो भारत की है, जिसे उसने कब्जा किया है, वहां रूल आर्मी करती है, आर्मी शासन करती है, पाकिस्तानी पुलिस पहरा देती है, लेकिन कहने को वो आजाद कश्मीर है। पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है और भारत इसलिए उसे पीओके कहता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन ऐसा लगता है पीओके अब पाकिस्तान के हाथ में बहुत दिन बचेगा नहीं। पीओके से प्रदर्शन की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पीओके एक बड़ी लड़ाई के लिए अंगड़ाई ले रहा है और पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी को वहां पर खुलेआम सड़कों पर भगाया जा रहा है और पीटा जा रहा है। खुद देखिए। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और भड़का पीओके में बवाल। बीते 72 घंटों से बाजार, सड़कों समेत सब कुछ बंद। विरोध प्रदर्शन में अब तक 12 की मौत और कई लोग घायल। मुनीर की सेना के जुल्म के बाद आजादी की मांग तेज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बीते कई दिनों से बेहद तनावपूर्ण माहौल है। यहां हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। जुल्म के खिलाफ पूरा इलाका ठप। जेएएसी के प्रदर्शनों ने पूरे पीओके को लगभग ठप कर दिया है। बीते 72 घंटों से बाजार, दुकानें, ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद हैं।
बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। गुस्साए लोगों ने रास्ता रोकने के लिए रखे गए कंटेनर्स को पुलों से हटाकर नदी में गिरा दिया। वीडियो में सैकड़ों लोग बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आए, जो जनता के गुस्से को दिखाता है। फौज की गोलीबारी के बावजूद नहीं झुके लोग। जेएसी ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। कुछ मौतें पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी और तोपखाने की फायरिंग से हुई हैं। इन मौतों के बावजूद भी लोगों का मुजफ्फराबाद की ओर मार्च नहीं रुका। प्रदर्शनकारी फौज की बाधाओं को तोड़कर राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। टेंशन में शहबाज मुनीर, पाकिस्तान की सेना के साथ झड़प। पीओके में जनता 38 मांगों के साथ सड़क पे उतरी। मौलिक अधिकारों की बहाली की मांग, शरणार्थियों के लिए आरक्षण हटाने की मांग, सब्सिडी वाले आटे और अनाज की मांग, बिजली दरों में कटौती की मांग, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने से नाराजगी। ये आंदोलन सिर्फ महंगाई और बिजली बिलों से राहत के लिए नहीं है। जेएसी ने 38 बड़ी मांगे रखी हैं। इनमें सबसे अहम है कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करना। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सीटों के कारण उनकी आवाज कमजोर होती है। इससे इस्लामाबाद का नियंत्रण इस पूरे क्षेत्र पर बना रहता है। जेएसी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो प्लान डी लागू करेंगे। लोगों की आवाज को दबाने के लिए पीओके प्रशासन ने पूरे इलाके में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगा दिया। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि सुरक्षा बलों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आरोप लगे हैं। इससे जनता का गुस्सा और भड़क उठा। पाक फौज के हवाई हमले और आतंकियों से खफा। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से जनता का गुस्सा और भड़क गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें सिर्फ बलि का बकरा मानती है। आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद की बढ़ती मौजूदगी से लोग चिंतित हैं। ये आतंकी अब तक इस इलाके में अपना ठिकाना बना रहे हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने इस बार इस्लामाबाद और पाक सेना पर सीधा वार किया। मीर ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना स्थानीय लोगों की आवाज दबा रही है। और आम जनता पर जुल्म ढा रही है। उन्होंने सेना की तुलना ऐसी चुड़ैल से की जो लोगों को मार रही है। मीर का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग केवल अमीरों और खास वर्ग को फायदा पहुंचा रहे हैं।
जबकि आम कश्मीरी लगातार दबाव और दमन झेल रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले से पहले हिंदुओं को काफिर कहा था। मीर ने इस बयान को पाकिस्तान की ढोंग भरी सोच का सबूत बताया। क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे? आंदोलनकारी पाकिस्तान में रह रहे कश्मीर शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो टैक्स में राहत, आटे और बिजली पर सब्सिडी और अधूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पीओके में सेना की ज्यादती पर सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि ये सरकार डायन बन चुकी है। डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत इस वक्त अपने बच्चों को आवाम को मारने पर तुली हुई है। ये सरकार अपने लोगों को मारेगी और मीडिया पर भी पाबंदी लगा देगी, जिससे उसकी आवाज बाहर न आए। उन्होंने आगे कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार भारत सरकार पर जालिम होने का आरोप लगाती है, लेकिन ये खुद क्या हैं? भारत को दोष देते हैं। कोई इनसे पूछे कि तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए ये सब कर रहे हो। जिसको तुम कथित आजाद कश्मीर कहते हो वो आजाद नहीं है। इस पर पाबंदी लगा रखी है। लोगों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे और तुम आजादी का ढोंग रचा रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया। जज मोहम्मद आजम खान ने 15 साल की नाबालिग लड़की को अपने पति के साथ रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने धार्मिक कानून और सरकारी कानून के बीच टकराव पर टिप्पणी की और माना कि लड़की अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है। कोर्ट ने सरकार को NADRA प्रणाली को मजबूत करने और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और इस फैसले को सरकारी विभागों को भेजने का निर्देश भी दिया। यानी कि पाकिस्तान में नाबालिग बच्चियों के भी कोई अधिकार नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में शहबाज सरकार नहीं, शरिया की चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। नाबालिग लड़की को पति के साथ रहने की दी इजाजत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी है। जज मोहम्मद आजम खान ने अपने फैसले में 15 साल की लड़की को अपने पति के साथ रहने की इजाजत दी है। मामला नाबालिग लड़की की शादी से जुड़ा था और अदालत ने धार्मिक कानून और सरकारी कानून के टकराव पर बड़ा बयान दिया। फैसले में 15 साल की लड़की को अपने पति के साथ रहने की इजाजत दी गई है। 15 साल की लड़की, शादी और अदालत का झगड़ा। ये पूरा मामला मदीहा बीबी नाम की लड़की से जुड़ा है। NADRA यानी पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के रिकॉर्ड में उसकी उम्र महज 15 साल है, लेकिन निकाहनामा में उसे करीब 18 साल का दिखाया गया है। मदीहा ने खुद अदालत में कहा है
कि वो किसी भी हालत में अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती। यहाँ तक कि जब उसे क्राइसिस सेंटर भेजा गया तब भी उसने यही जिद की कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। इस्लामिक शरिया के मुताबिक लड़की अगर बालिग हो जाए और अपनी मर्जी से निकाह कर ले तो शादी वैध मानी जाती है। लेकिन इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2025 साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र में शादी अपराध है। यानी एक तरफ धर्म कह रहा है कि शादी सही है तो दूसरी तरफ कानून इसे गलत बता रहा है। कोर्ट का 24 पन्नों का फैसला। जस्टिस खान ने 24 पन्नों में लिखा शरीयत के हिसाब से शादी वैध है, मगर सरकारी कानून इसे अपराध मानता है। अदालत ने यह भी माना है कि इस मुद्दे पर धर्म और कानून में बड़ा मतभेद है। कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि शादी, नाबालिग और अपराध से जुड़े सभी कानूनों को एक जैसा बनाया जाए। साथ ही निकाह रजिस्ट्रार को हिदायत दी गई कि वो किसी भी हालत में 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़की का निकाह रजिस्टर न करे। शहबाज सरकार को दी गई नसीहत। फैसले में अदालत ने दिए कई ऑर्डर। पहला, NADRA यानी पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी का सिस्टम इतना मजबूत किया जाए कि बिना सही उम्र की पुष्टि के शादी का सर्टिफिकेट न निकले। दूसरा, लोगों को चाइल्ड मैरिज के नुकसान और उसके असर के बारे में जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया जाए। तीसरा, इस फैसले को लॉ एंड जस्टिस कमीशन, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और कई अहम सरकारी दफ्तरों को भेजा जाए। शरिया को समर्थन मिलने की वजह। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में शरिया कानून को लेकर समर्थन क्यों मिल रहा है। कई बार तो राजनीतिक पार्टियां इसे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने या जनता का समर्थन पाने के लिए करती हैं। कई बार राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उभार दिया जाता है। पाकिस्तान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिनके कारण कई लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं कुछ समूह इसे धार्मिक पहचान और समाज में नैतिकता बनाए रखने का तरीका मानते हैं। हालांकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे आधुनिक कानून और मानवाधिकारों के लिए खतरा समझता है। क्या है शरिया कानून? शरिया कानून को इस्लामिक कानून कहा जा सकता है। ये वास्तव में एक सिद्धांत है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के शब्दों, हदीस, उनके कार्यों, सुन्नतों और कुरान से लिया गया है। ये सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं का संचालन करता है। ये कानून दुनिया के कुछ मुस्लिम देशों में पूरी तरह से लागू है, तो कई मुस्लिम बाहुल्य देशों में ये आंशिक तौर पर लागू होता है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून केवल व्यक्तिगत मामलों में, जैसे कि शादी और विरासत के मामले में लागू किया जाता है। बाकी नागरिक और आपराधिक मुद्दों पर सरकार की ओर से बनाए गए कानून लागू होते हैं। कितने देशों में लागू है शरिया कानून? दुनिया के लगभग 50 मुस्लिम बहुल देशों में ऐसे कानून हैं जो शरिया का संदर्भ देते हैं, लेकिन इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में सऊदी अरब, ईरान, सूडान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं, जहाँ शरिया कानून सख्ती से लागू किया जाता है और ये सर्वोच्च कानून है। कुल मिलाकर लगभग 7 से 10 देश हैं। इनमें यमन, मॉरिटानिया और ब्रुनेई भी शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी में पाकिस्तान, मिस्र, इराक, सीरिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश हैं, जहां शरिया केवल व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत में लागू होता है, जबकि अन्य मामलों में नागरिक कानून चलता है। वहीं तीसरी कैटेगरी में भारत, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देश हैं, जहां शरिया सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ विशेष मामलों में सीमित रूप से लागू है। आधुनिक युग में अधिकांश मुस्लिम देशों ने यूरोपीय कानूनी प्रणालियों को अपनाया है और शरिया व्यक्तिगत कानूनों तक ही सीमित रह गया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में शरिया कानून को लेकर समर्थन आखिर क्यों मिल रहा है? कई बार तो राजनीतिक पार्टियां इसे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने या जनता का समर्थन पाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये कहां तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पीओके में इस समय बवाल मचा हुआ है। लोग मारे जा रहे हैं, मानवाधिकार कुचल दिए गए हैं। पाकिस्तानी सरकार विद्रोह रोकने के लिए नरसंहार भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान UNHRC में मानवाधिकार पर ज्ञान दे रहा था। इसे लेकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसकी पोल पट्टी वहीं खोल दी। भारतीय राजनयिक ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को किसी के घर में ताक झांक करने से पहले अपने घर में देखना चाहिए।
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला देश दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की हिम्मत भी ना करे। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान झूठा प्रचार करने से बाज आ जाए और अपने अंदर, घर के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का सामना करे और उसकी रिपोर्ट यूएनएचआरसी में बताए। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान को सिखाया सबक। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत की तो टूक। भारत ने आतंकिस्तान को दिखाया आईना। मानवाधिकार पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। मानवाधिकार पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब इस पर बोलने की बारी आती है तो वो लंबी चौड़ी डींगे हाँकने से बाज नहीं आते। यूएनएचआरसी में मानवाधिकार पर पाकिस्तान ने खूब ज्ञान बांटने की कोशिश की, जिसे सुनकर भारतीय राजनयिक भड़क उठे और उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ याद दिलाई काली करतूत। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर से लताड़ा है। भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के मामले पर सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो देश खुद अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, वो दूसरों को मानवाधिकारों के मामले पर कैसे उपदेश दे सकता है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को ये गहरा विरोधाभास लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश दूसरों को मानवाधिकारों पर उपदेश देने की कोशिश करता है। उसे दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपनी गिरेबान में अपने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को देखना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान अलग अलग मौकों पर भारत के खिलाफ झूठ बोलता रहा है। वो भारत पर कई बार मानवाधिकार से जुड़े गंभीर आरोप लगा चुका है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और उसकी जमीन पर आए दिन निर्दोष लोगों की जान जाती है। पाक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हुआ है। पीओके में भी निर्दोष लोगों को बनाया जा रहा निशाना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पांक ने सिर्फ 2025 की पहली छमाही में 785 गुमशुदगी और 121 हत्याओं की रिपोर्ट की है। वहीं पश्तून संगठनों ने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने एक साल में करीब 4000 लोगों के लापता होने की शिकायत की थी। अहम बात यह है कि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि सबके सामने हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से गायब हुए या उनकी हत्या हुई तो सार्वजनिक रूप से जानकारी सामने नहीं आ सकी। यूएन ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जुलाई में ही पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखकर अहमदिया समूह समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को रोकने की मांग की थी।
विशेषज्ञों का कहना था कि पाकिस्तान को गैर न्यायिक हत्याओं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और धार्मिक स्थलों पर हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। भारत ने UNHRC में बयान देकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि झूठे आरोपों से दुनिया को गुमराह करने का उसका खेल अब नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव।